Disability is God given, but handicap is man made. जी हाँ दोस्तों, ये कहना है स्कोर फाउंडेशन यानी आईवे दिल्ली के सीईओ जनाब जॉर्ज अब्राहम साहब का। नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दुनिया के तकरीबन 110 मुल्कों में रेडियो उड़ान से जुड़े हुए हमारे श्रोताओं का प्रोग्राम एक मुलाकात में मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज जो पर्सनैलिटी प्रोग्राम एक मुलाकात का हिस्सा है, गेस्ट के तौर पर, हमारे मेहमान के तौर पर, भाई उनका नाम बता दिया जाए आपको। भाई उनका नाम तो हम प्रोग्राम के आगाज में ही बता चुके हैं। जी हाँ, मैंने आपसे कहा कि भाई डिसेबिलिटी इज गॉड गिवन बट हैंडीकैप इज मैन मेड। जी हाँ, जॉर्ज अब्राहम साहब की ये स्टेटमेंट है, उनका ये मानना है, उनके ये बिलीव्स हैं। और यही साहब, जी हाँ, जनाब जॉर्ज अब्राहम, जो कि स्कोर फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, आज हमसे प्रोग्राम एक मुलाकात में रूबरू होने जा रहे हैं। दोस्तों, स्कोर फाउंडेशन और यूं कहें कि आईवे, ये एक उस संस्था का नाम है जिस संस्था को भारतवर्ष में या यूं कहें कि भारत के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब काफी लोग जो कि पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट से जुड़े हुए हैं या जो खुद स्वयं पीपल विद ब्लाइंडनेस है, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, वो इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं, परिचित हैं। और जाहिर सी बात है कि जॉर्ज अब्राहम साहब को भी किसी खास परिचय की आवश्यकता नहीं है। हमारे दोस्त जानते होंगे कि भारत में 90 के दशक में जब दृष्टि बाधितों के क्रिकेट की शुरुआत हुई, तो उस क्रिकेट को दरअसल भारत में लाने और उस क्रिकेट को सही तौर पर अगर मैं कहूं कि उसका पालन पोषण करने में जॉर्ज अब्राहम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जी हाँ, आपने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टि बाधितों के क्रिकेट से जोड़ा और सन 1996 में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की स्थापना भी की। आगे चल के आपने क्रिकेट काउंसिल फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, इस संगठन को भी आपने स्थापित किया और क्रिकेट के क्षेत्र में आपने कई टूर्नामेंट भारत में और भारत के बाहर ऑर्गेनाइज कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाई क्रिकेट तो जॉर्ज अब्राहम साहब के कार्यक्षेत्र का एक हिस्सा है। बहुत से कार्यों से आप जुड़े हुए हैं स्कोर फाउंडेशन के बैनर तले, और आईवे जो कि स्कोर फाउंडेशन का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसके तहत आप भारतवर्ष में बहुत सारे कार्यों से जुड़े हुए हैं और दृष्टिबाधितों के लिए मसलन काउंसलिंग, एडवोकेसी, वर्कशॉप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्प डेस्क और बहुत सारी गतिविधियों से आप जुड़े हुए हैं। स्कोर फाउंडेशन भारत में रेडियो के माध्यम से, जो आपने एक खास पॉपुलर प्रोग्राम सुना होगा, आईवे, यह है रोशनी का कारवां, नज़र या नज़रिया, जो कि पिछले कुछ वर्षों से शुरू हुआ है टीवी प्रोग्राम। इस तरीके के खास प्रोग्राम स्कोर फाउंडेशन पिछले कुछ समय से भारतवर्ष में दृष्टि बाधितों को इन्फॉर्म, इंस्पायर और दरअसल एम्पावरमेंट के उद्देश्य से चलाती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, स्कोर फाउंडेशन और आईवे इन्फॉर्म्स, इंस्पायर्स एंड
empowers the people with vision impairment in India. जॉर्ज अब्राहम को अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अशोका फेलोशिप अवार्ड, रोटरी अवार्ड, संस्कृति अवार्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिवॉर्ड्स से भी नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ, और आज के हमारे गेस्ट हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्कोर फाउंडेशन दिल्ली, मिस्टर जॉर्ज अब्राहम। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट से एक मुलाकात कुछ ही पलों में, लेकिन सबसे पहले भाई आज जब मैं रेडियो उड़ान के स्टूडियो में पहुंच रहा था तो एक मेरा फेवरेट सॉन्ग मेरे जहन में था, और मैंने ये तय कर लिया था कि भाई आज प्रोग्राम के आगाज में अपने गेस्ट साहब के लिए और अपने लिसनर्स के लिए वो खास सॉन्ग जो मेरा फेवरेट है मैं जरूर प्ले करूंगा। जी हाँ, प्रोग्राम भी खास है, हमारे मेहमान भी खास है। दरअसल प्रोग्राम एक मुलाकात उन खास पर्सनैलिटी के लिए ही डेडिकेटेड है जिन्होंने अपने जीवन में कोई खास काम किया है और फिर जाहिर सी बात है कोई खास मकाम हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम भी खास है और आज के हमारे गेस्ट भी खास हैं और हमारे लिसनर्स भी खास हैं, तो सब कुछ खास ही खास है। और इस खास मौके का फायदा उठाते हुए हम सुनते हैं ये सॉन्ग जो कि मेरा फेवरेट दरअसल सॉन्ग है। इस गाने में जो संगीत दिया गया है, इस म्यूजिक को मैं बेहद पसंद करता हूं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। तो आइए ये गीत सुनते हैं और उसके बाद सीधे सुनते हैं प्रोग्राम एक मुलाकात जॉर्ज अब्राहम के साथ। जॉर्ज साहब, सबसे पहले मैं प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। जॉर्ज साहब, आज की हमारी इस एक मुलाकात की शुरुआत दरअसल मैं 25 साल पहले की उस घटना से करना चाहूँगा जब आप नई दिल्ली आए। आपने एक ब्लाइंड स्कूल को संभवतः विजिट किया और वहाँ के हालात कुछ आपको पसंद नहीं आए। आपको लगा कि थोड़ा सा कुछ और इसमें सुधार किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। फिर आपके माइंड में वो उस बात ने स्ट्राइक किया आपके दिल और दिमाग में, और फिर आपने सोचा कि भाई पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए कुछ किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। आपने 89-90s से मैं समझता हूँ कि आप विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ और उनके वेलफेयर के काम से जुड़े हुए हैं। तो ये जो घटना थी आज से 25 साल पहले की जब आप दिल्ली आए थे, तो इसका आईवे या स्कोर फाउंडेशन के एस्टेब्लिशमेंट से कोई संबंध है? मैं कहूँगा कि इस प्रश्न और उसके उत्तर के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी हाँ, 25 साल पहले यानी कि 1989 में हमने पहली बार एक ब्लाइंड स्कूल विजिट किया था, और मुझे ये लगा कि जिस प्रकार के शिक्षा मुझे मिला था एज अ दृष्टिहीन स्टूडेंट, अगर उससे मैं तुलना करूँगा ये जो स्कूल जहाँ पर मैंने विजिट किया था, तो मुझे लगा कि मेरा भाग्य अच्छा था कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे एक अच्छा शिक्षा दिया, जिसके बलबूते मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और प्रोफेशनल करियर में दाखिल हुआ। मुझे लगा कि ये जो स्कूल को मैंने विजिट किया था वहाँ पर एक तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था, और जब मैंने पूछा कि ये लोग पढ़ के कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी पा जाएंगे पर बाकी लोग तो इधर उधर बस टाइम पास करेंगे। और जब मैंने देखा बिल्डिंग्स हो या शिक्षकगण हो या जिस प्रकार का एटीट्यूड हो, उस सब देख के मुझे काफ़ी गुस्सा आया, और मुझे लगा कि मेरा भाग्य था कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ जहाँ पर मेरे पेरेंट्स मेरा परवरिश में कोई कमी नहीं किया। तो मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि मेरे जैसे लोगों के साथ मुझे काम करना है
और उनके जो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, उसमें योगदान देना जरूरी है। तो वहाँ पर मेरा इस यात्रा शुरू हुआ। और जी हाँ, जैसे आपने कहा, ये शुरुआत 2002 में कोर फाउंडेशन के गठन से आगे बढ़ा, बट 2002 तक, यानी कि 1989 से जब हमारा ये इस डोमेन में काम शुरू हुआ, तो मेरा जो पहला एंगेजमेंट था वो क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड से था। और करीब 10-12 साल मैंने केवल क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड पर ही फोकस किया। पहला विश्व कप जो सन 98 में हुआ, उस दौरान, उसके तुरंत बाद मुझे मौका मिला हमारे दृष्टिहीन भाई बहनों के साथ इंडिया के अलग अलग जगहों पर कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वर्कशॉप करने का, कार्यशाला करने का। उस दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि हम दृष्टिहीन लोगों का मूल प्रॉब्लम हमारी दृष्टिहीनता नहीं है, ये लोगों का जो माइंडसेट है, दृष्टिकोण है, नजरिया है, उस पे है प्रॉब्लम। हम दृष्टिहीन लोगों का नजरिया, और जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे देश के जो मंत्री, पॉलिटिशियन, राजनेता हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो चैरिटी का, एक दान, एक दया का दृष्टिकोण था, जिससे मुझे लगा कि इसको दूर करना है। और ये उद्देश्य रखते हुए हमने कोर फाउंडेशन का स्थापना किया और उनका जो आईवे का जो कार्यक्रम है हमने शुरू किया। जी, आपने क्रिकेट की बात की और मैं उसी बात पर आना चाहूँगा। 1996 में आपने वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की स्थापना की और आप उसके फाउंडिंग चेयरमैन रहे। तो क्रिकेट में भारत, जहाँ तक दृष्टिहीनों का सवाल है, दृष्टिहीनों के जो क्रिकेट का सवाल है, उसको पॉपुलर बनाने में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, या मैं यूँ कहूँ कि उसका जो स्टैब्लिशमेंट रहा है उसमें आपका पूरा योगदान रहा है। तो कैसे आपको लगा कि भारत में दृष्टिहीनों के क्रिकेट का विस्तार किया जाना चाहिए, और फिर आगे यही परिणाम है कि अब काफ़ी क्रिकेट जो है वो जो ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, वो काफ़ी नाम रोशन कर रहे हैं। तो उस पर मैं चाहूँगा कि आप कुछ प्रकाश डालें और हमारे लिसनर्स जानें कि कैसे कैसे आपने वो वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ भारत को जोड़ा, और फिर भारत में दृष्टिहीनों के लिए तो मानो एक तरह की क्रांति सी आ गई थी। 1989 में मुझे क्रिकेट पहली बार नजर आया NIVH देहरादून में, जहाँ पर हमने कई बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। और मुझे ये लगा कि एक तो काफी साफ था कि दृष्टिहीन लोग आवाज के माध्यम से क्रिकेट बहुत बढ़िया खेल सकते हैं। दूसरा, मैंने देखा कि इन क्रिकेट में बहुत बड़ा जुनून था इन दृष्टिहीन खिलाड़ियों का। और तीसरी बात ये देखा कि ये खेल जो है, खेल के माध्यम से व्यक्ति काफी कुछ सीख सकता है और अपने व्यक्तित्व में काफी विकास भी किया जा सकता है। और पांचवी बात मैंने ये देखा कि क्रिकेट के माध्यम से जिस प्रकार का फॉलोइंग है इंडिया में, क्रिकेट एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिससे आम व्यक्ति, दृष्टिहीन व्यक्ति का जो क्षमताएं हैं उस पे गौर करे और ना उनका दृष्टिहीनता पे गौर करे। तो इट इज अबाउट शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम द डिसेबिलिटी टू द एबिलिटी। तो ये मन में रखते हुए मैंने सोचा कि क्रिकेट को देश में बढ़ाया जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बचपन से ही मैं खुद क्रिकेट का काफ़ी शौकीन रहा हूँ। और दुर्भाग्य की बात है कि दृष्टिहीनता की वजह से मैं क्रिकेट खेल नहीं पाया बियॉन्ड स्कूल लेवल। तो ये जो बचपन का जुनून था और मेरा जो विचार था, ये दोनों मुझे प्रोत्साहित किया कि इस खेल को बढ़ाया जाए। और मुझे लगा कि ये खेल भारत में ही नहीं, ये एक विश्व लेवल का खेल बन सकता है। तो ये मद्देनजर रखते हुए हमने पहला नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट आयोजन किया था 1990 में दिल्ली में टाटा स्टील चैलेंज कप के साथ। और मैं मानता हूँ कि ये पहला ऐसा टूर्नामेंट था जहाँ पर देश के अलग अलग जगहों से टीम्स आए थे और करीब 6-7 दिन का ये टूर्नामेंट था जिसमें NIVH देहरादून विजयी रहा। और
इसके बाद लोगों का फरमाइश था कि इसको रिपीट किया जाए। तो दूसरी साल यानी कि 1991 में हमने ब्रुसबॉर्न चैलेंज कप का आयोजन किया था बेंगलुरु में, और 1993 में हमने तीसरा नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन किया था अहमदाबाद में। और इस आयोजन के दौरान हमने घोषणा किया कि भारत पहला विश्व कप का आयोजन करेंगे, और ये भी मैंने घोषित किया कि ये 1998 में होगा। तो और 1993 के बाद जो क्रिकेट के प्रति जो रिस्पांस था वो देखते हुए हमें देश को 4 हिस्सों में बांटना पड़ा, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन, और 4 जोनल टूर्नामेंट किया। और उसके बाद उन टूर्नामेंट के जो विजेता थे और रनर्स अप थे उनको हम एक नेशनल टूर्नामेंट भी बुलाया, जो दिल्ली में हुआ था उस साल, पहली साल 1994 में। एंड 1996 तक पहुंचते हमने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था दिल्ली में। सितंबर के मास का महीना था, 20-21 तारीख, जहां पर 7 देशों के प्रतिनिधि, 7 देश थे भारत के अलावा, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हम 7 देशों के जो प्रतिनिधि दिल्ली में बैठे और 3 फैसले लिए। एक तो था कि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का स्थापना, दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय जो खेल का जो नियम थे उसको स्टैंडर्डाइज करें, और तीसरा ये था कि भारत में पहला विश्व कप होगा 1998 में, 1998 में नवंबर के महीने में। तो ये 3 डिसीजंस के बाद हम आगे बढ़े, और 1998 में आप जानते ही हैं कि कनिष्का वर्ल्ड कप हुआ था दिल्ली में, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया। और हर साल 4 साल के बाद ये टूर्नामेंट होने लगा। 2002 में चेन्नई में हुआ था, 2006 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुआ था। हालांकि 2010 में ये टूर्नामेंट हुआ नहीं था, पर 2012 में इंडिया में ही वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट हुआ था। और इस साल 2014 में मेरे ख्याल से 4था विश्व कप होगा साउथ अफ्रीका में। तो मुझे खुशी की बात यह है कि जिस गाड़ी को मैंने पेट्रोल डाला और स्टार्ट किया 1990 में, और जिसका इंजन, एक पावरफुल इंजन डाला हमने 1996 में, जब वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का स्थापना हुआ। 2007 को मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में मैं जो योगदान दे सकता था वो दे चुका हूँ, और इसको आगे ले जाने का जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पे है और अगले पीढ़ी पे है। और यही मन में रखते हुए हमने जो साउथ में जो NGO है समर्थनम, उनका जो प्रेसिडेंट है, मैनेजिंग ट्रस्टी है महांतेश, जो हमारे टूर्नामेंट्स में 1991 से लेकर 94 तक खेला था, और फिर विश्व कप का आयोजन ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी हिस्सा था। और उनका जो कैपेसिटी है फंड रेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह का कैपेसिटी देखते हुए मैंने सोचा कि वही शायद उचित व्यक्ति होगा जो मैंने शुरू किया था इस भारत में, इसको आगे ले जाने के लिए वही योग्य व्यक्ति होगा। इसी प्रकार वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का जो इसका चेयरमैनशिप मैं 2004 तक किया था, वहाँ से भी मैंने स्टेप डाउन किया, और वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल से मैंने स्टेप डाउन किया 2008 में। और 2008 के बाद मेरा और क्रिकेट के बीच में कोई संबंध है ही नहीं, एक्सेप्ट दैट 2012 में जब बेंगलुरु में T20 टूर्नामेंट हुआ था तो मैं फाइनल्स देखने के लिए मैं गया था। अदरवाइज मैं उसके बाद क्रिकेट से विदा लिया हूँ। और खुशी की बात यह है कि जब आज नवंबर में इस बार विश्व कप होगा, खुशी की बात यह है कि जिस कार्यक्रम को हमने शुरू किया था और पानी से सिंचाया था और इसका बढ़ाया था, वो अभी गति पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। हालांकि कई देशों में और भारत में भी थोड़ा चैलेंजेस हैं, पर ये चैलेंजेस ऐसे नहीं कि इसका कोई निदान नहीं निकाला जा सकता है। पर जितना क्रिकेट आज हो रहा है, मेरे ख्याल से 1990 के पहले इतना क्रिकेट नहीं था। जी, लेकिन क्रिकेट के अतिरिक्त भी
आप बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज से जुड़ने के लिए जाने जाते हैं। मुझे याद है पीछे जो दिल्ली में मैराथन दौड़ होती रही हैं, आप व्यक्तिगत रूप से भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फुटबॉल का भी आपको शौक है, बहुत सारी एक्टिविटीज से आप जुड़े रहते हैं। और संगीत का मैं समझता हूँ, मैंने सुना है कि आपको बहुत शौक है, किशोर कुमार के गाने आपको बहुत पसंद है, तो हमारे प्रोग्राम में आप कुछ सुनना चाहेंगे? जी हाँ, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आपके पैशंस क्या हैं, जुनून क्या है, और मैं कहता हूँ कि बचपन में मेरे 3 सपने थे। एक था डेनिस लिली जैसा फास्ट बॉलर बनो जी, दूसरा किशोर कुमार जैसे गायक बनो, और तीसरा अमिताभ बच्चन जैसा स्टेज पर्सनालिटी बनो। एक्टिंग का कोई शौक नहीं है, पर कम्युनिकेशन का शौक जरूर है, और ये 3 क्षेत्रों में मेरा काफी रुचि रहा है बचपन से ही। और मेरा जो काम है आज के तारीख में एक तरह से इन 3 क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट से जुड़ा हुआ ही हूँ, जैसे कि वर्ल्ड कप क्रिकेट वगैरह हुआ है। दूसरा, संगीत से भी मुझे व्यक्तिगत शौक है। हमने एक मित्र के साथ, नवरोज ढोंडी साहब के साथ मिलके एक कंपनी का स्थापना किया था 2004 में, जिसमें जो उसे कहते हैं मैजिक टच टैलेंट मैनेजमेंट। और हमारा मकसद ये था कि अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से जो प्रतिभा है, म्यूजिक का जो प्रतिभा है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको समाज के सामने, दुनिया के सामने पेश किया जाए, और उनका विकास के लिए भी कुछ एफर्ट किया जाए। उसके साथ साथ मैं खुद पिछले 2-3 सालों से खुद संगीत एक नियमित रूप से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक से गाने का। और तो बट हालांकि हमने बड़े जोर शोर से ये मैजिक टच का शुरुआत किया था 3-4 साल, पर पिछले 4-5 साल से हम उसमें उतना ज़्यादा नहीं कर पाए जितना हम करना चाहते हैं। हालांकि हम आगे करेंगे कुछ उसमें, पर मेरे ख्याल से संगीत एक क्षेत्र है जो आज की तारीख में काफ़ी पॉपुलर है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव भी है। आज की तारीख में एक केवल अच्छा आवाज़ और गायकी का जो स्किल है वो काफ़ी नहीं है। सिंगिंग हैज़ बिकम अ परफॉर्मेंस, एन आर्ट फॉर्म, जिसमें स्टेज क्राफ्ट, ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट होने का जो क्षमता है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सब का एक मायना बन गया है, और केवल अच्छा गाना ही काफ़ी नहीं है। एंड देयरफॉर हमारे जो दृष्टिहीन भाई बहन हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आवाज़ तो अच्छा होगा, पर ये जो स्टेज क्राफ्ट है, जो एक तरह का ड्रामाबाजी है, उसमें जरा हम लोग पिछले जाते, पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आई कांटेक्ट और हमारे जो प्रेजेंटेशन, फिजिकल प्रेजेंटेशन जो है, उसमें कमी रहती है। जी, तो अभी आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे? हाँ, ज़मीर नाम का एक फिल्म था हमारे बचपन में, अमिताभ बच्चन, सायरा बानू, विनोद खन्ना। जी जी, उसमें गाना था, तुम भी चलो हम भी चले, चलते रहें, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। क्या बात है। ब्रेक के बाद हम जॉर्ज अब्राहम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि आईवे यानी कि स्कोर फाउंडेशन के बैनर तले और कौन कौन से प्रोजेक्ट या गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि तमाम गतिविधियां चल रही हैं रेडियो से संबंधित, हेल्प डेस्क से संबंधित, और कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट, जो ओवरऑल विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ से जॉर्ज साहब और यूं कहें कि स्कोर फाउंडेशन जुड़ा रहा है। हम एक गीत सुनते हैं और इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप सुनते रहें प्रोग्राम एक मुलाकात जॉर्ज अब्राहम और अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ। आप सुन रहे हैं एक मुलाकात आरजे अमित के साथ।
स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात, और आज के इस प्रोग्राम में हमसे रूबरू हैं हमारे गेस्ट जॉर्ज अब्राहम, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्कोर फाउंडेशन दिल्ली के। जॉर्ज साहब, स्कोर फाउंडेशन और आईवे की अलग अलग तरह की, यानी कि वैरायटी को लिए हुए एक्टिविटीज चल रही हैं। आपका हेल्प डेस्क है, इन्फॉर्म, इंस्पायर एंड एम्पावर पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट, ये आपका एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपकी संस्था के तत्वाधान में जो एक्टिविटीज चल रही हैं, बहुत से लोग उससे वाकिफ हैं, लेकिन कई बार हमसे हमारे नए श्रोता जुड़ते हैं और उनकी ये उत्सुकता होगी कि वो उन तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में जाने। तो 2005 में मैं समझता हूँ कि आपने आईवे ये है रोशनी का कारवां जो रेडियो प्रोग्राम शुरू किया था और बहुत लोकप्रिय हुआ। वो उस शुरुआत से लेके और आज तक जो नज़रिया आपने शुरू किया, तमाम जो प्रोग्राम शुरू किए, तो मैं चाहूँगा कि एक के बाद एक आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं को उन गतिविधियों के बारे में बताएं। जरूर। जैसे मैंने कहा, 2002 में स्कोर फाउंडेशन का स्थापना हुआ। 2004 में हमने ये स्थापना करने का एक मूल कारण ये था कि क्रिकेट मैचेस के दौरान और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के दौरान मुझे ये महसूस हुआ कि मूल प्रॉब्लम दृष्टिहीनता का नहीं, दृष्टिकोण का है, नज़र का नहीं, नज़रिया का है। और इस नज़रिया को बदलने के लिए हमने सोचा कि जानकारी लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से, ना जानने की वजह से काफ़ी जिंदगियां अपने ही घर में रुक गए, एक तरह से विराम आ गया उनके जिंदगी में। तो मुझे लगा कि लोगों में जानकारी, जागरूकता बांटना बहुत ज़रूरी है, और ये सोच लेके हमने आईवे का स्थापना किया। आईवे का मकसद, जैसे आपने कहा, टू इन्फॉर्म, इंस्पायर एंड एम्पावर, जागरूकता, जानकारी देना है और जानकारी के माध्यम से लोगों को सशक्त करना है। तब जब जो लोग जानते हैं तब वो आगे बढ़ते हैं, जब नहीं जानते हैं तो रास्ता आगे का नहीं दिखता है। तो ये इससे हमने शुरू किया अपना वेबसाइट www.iway.org, और भारत जैसे देश में केवल वेबसाइट से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो हमने सोचा कि एक रेडियो कार्यक्रम का प्रस्तुत किया जाए, और ये था शुरुआत आईवे ये है रोशनी का कारवां का, जिसको हमने शुरू किया था 2005 नवंबर में। और रेडियो कार्यक्रम को चलते चलते हमने देखा कि काफ़ी लोग हमें टेलीफोन करना शुरू किया, और उसके फलस्वरूप हमने शुरू किया 2006 में हमारे हेल्प डेस्क। और हेल्प डेस्क का मकसद केवल ये था कि लोगों का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेरीज हैं, उसका जवाब दें, निदान निकाले, लोगों को गाइड करें, जानकारी दें, और जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ लोगों को जोड़े, ताकि लोग अपने घर के पास, अपने ही शहर में सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके चलते चलते 2008 में था मेरे ख्याल से, हमने SMS के माध्यम से भी लोगों तक सूचना पहुंचाना शुरू किया। हालांकि ये कार्यक्रम हमें बंद करना पड़ा करीब 2010 में, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो ये सर्विस फ्री था हमारे लिए, और 2010 में CRAI ने जो 1 पैसे 2 पैसे का जो SMS था वो करीब 20-22 पैसा तक ले गया, जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पाए, और हमने ये कार्यक्रम को बंद कर दिया। हालांकि आज की तारीख में हम व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपके सुनने वाले में कोई व्हाट्सएप यूज करते हैं और स्कोर फाउंडेशन यानी आईवे से जानकारी जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन करके या हमें ईमेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी है scorefoundation@iway.org। अगर आप अपना नंबर और नाम इसमें शेयर करेंगे तो फिर हम आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना शुरू करेंगे। रेडियो कार्यक्रम के थ्रू हमने काफ़ी कुछ जानकारी लोगों तक शेयर किया, और हमें खुशी ये था कि जानकारी देने के वजह से भारत में जो दृष्टिहीन जनता है, लोग हैं, उनके दिल में ये बैठ गया कि
स्कोर फाउंडेशन के लोग दृष्टिहीनता के साथ जिंदगी के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो शायद हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है उसका निदान उनके पास होगा, ये सोचते हुए काफी लोग हमें कॉल करना शुरू किया। और मैं एक बात अभी आपसे कहना चाहूंगा, करीब 3 दिन पहले पिछले ट्यूसडे को मुझे एक कॉल आया था श्री नरहरि ठाकुर, जो डूंगरपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने हमें पहली बार 2008 में फोन किया था, ये कहते हुए कि वो हमारा रेडियो कार्यक्रम सुना जिसमें हमने सेक्शन 47 के बारे में जिक्र किया था, जो PWD एक्ट का है, जहां कहा गया है साफ कि कोई सरकारी मुलाजिम अगर विकलांग हो तो उनको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। तो जब उन्होंने हमारे कार्यक्रम में ये बात सुना तो उनको लगा कि उनको पोस्टल डिपार्टमेंट से गलत तरीके से VRS लेने का मजबूर किया गया। तो उन्होंने हमें फोन करके 2008 में पूछा था कि क्या वो वापस पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं कि नहीं, और हमने कहा जरूर, क्योंकि आपके साथ नाइंसाफी हुआ है। और हमने उनको हमारे जो CCPD साहब है उनके ऑफिस में 2008 में केस लगाया। CCPD साहब ने उनके फेवर में जजमेंट दिया, पर पोस्टल डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच है उन्होंने फिर नरहरि ठाकुर के फेवर में जजमेंट दिया। पोस्टल डिपार्टमेंट ने फिर उसको आगे अपील किया एक डबल बेंच में, और डबल बेंच ने भी 2013 में जजमेंट दिया कि नरहरि ठाकुर को वापस दिया जाए। और खुशी की बात यह है कि उसके बाद भी पोस्टल डिपार्टमेंट ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाए, पर क्योंकि हाई कोर्ट ने करीब 1 लाख का जुर्माना उन पे डाला था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको वापस लेते हैं। और खुशी की बात यह है कि 12 अगस्त 2014 में उनको रीइंस्टेट किया गया और पिछले 9 साल का जो उनका सैलरी है वो उनको इन रिट्रोस्पेक्ट मिला जाएगा। तो ये हमें आईवे में व्यक्तिगत रूप से हमें भी खुशी है कि हमारा छोटा सा प्रयास से नरहरि साहब का जो जिंदगी है बिल्कुल बदल गया। ऐसे कई कहानियां हैं जैसे लोग हमसे जुड़े और उनका जो जिंदगी है बिल्कुल पलट के प्रगति की तरफ बढ़ा। तो आईवे का जो हेल्प डेस्क का जो रोल है और रेडियो प्रोग्राम का जो रोल है, मैं मानता हूं कि काफी प्रभावशाली है। और आज के तारीख तक लगभग 10,000 क्वेरीज का हमने टैकल किया है, करीब 4,000 लोगों का। पिछले 2-3 महीनों से हमने हेल्प डेस्क का थोड़ा विराम दिया है क्योंकि फंडिंग की कमी एक है, दूसरा हमारे पास जो डेटा है हम सोचा कि उसको एनालाइज किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 साल में हमने करीब 150 लोगों को एडवाइस किया था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप NHFDC से लोन ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि इन 150 लोगों से हम बात करके पता करते हैं कि क्या उनको लोन मिला, आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं। तो हमारे दफ्तर के जो हमारे कोलीग्स हैं, करीब 75 लोगों से बात किया, और दुख की बात यह है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिनको NHFDC से लोन मिला। अगर इस कार्यक्रम के सुनने वाले में कोई है जिनको लोन मिला है तो खुशी होगी कि अगर वो हमसे संपर्क करके हमें बताएं कि उन्होंने लोन कैसे प्राप्त किया, क्योंकि सरकार के कई प्रोग्राम्स हैं, कई प्लान्स हैं, पर उतने ज्यादा प्लान्स मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। तो ये रेडियो कार्यक्रम और SMS अलर्ट्स और हेल्प डेस्क के साथ साथ पिछले साल साइट सेवर्स के सपोर्ट के साथ हमें मौका मिला एक टेलीविजन शो करने के लिए, नजर या नजरिया। और नाम से साफ है कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य केवल इतना था कि लोगों का जो ध्यान है नजर से हटा के नजरिया पे डालें। अगर नजरिया हम बदलते हैं तो फिर नजर का ना होना या होना एक इशू नहीं बनता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने नजरिया टेलीविजन प्रोग्राम को हमने प्रोड्यूस किया।
नसीरुद्दीन शाह उसको हर एपिसोड को इंट्रोड्यूस किया, हर शाह ने उसका एंकरिंग किया और लगभग 48 केस स्टोरीज और सिनारियोज हमने 13 एपिसोड्स में दिखाया। 13 एपिसोड्स के 13 थीम्स थे। पहला थीम था पेरेंटिंग यानी कि परवरिश, फिर शिक्षा, साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन, संगीत, आर्ट एंड कल्चर, मैरिज, विमेन, फिर स्पोर्ट्स, फिर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, लॉ एंड पॉलिसी एंड यूनिवर्सल थिंकिंग। ये था हमारा 13 थीम। और मेरे ख्याल से टेलीविजन सीरियल, ये टेलीविजन शो हुआ था दूरदर्शन पे। और खुशी की बात है कि ये टेलीविजन सीरियल के बाद हमें कई ऐसा न्योता मिला, जैसे कि कॉलेज हो, IIMs हो या कॉर्पोरेट हाउसेस हो, जहां पर हम आज की तारीख में नजरिया सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 1 घंटे का सेशंस है जहां पर हम नजरिया के बारे में बात करते हैं और नजरिया का जो एपिसोड्स हैं उनके छोटे छोटे क्लिप्स भी दिखाते हैं और फिर सवाल जवाब होता है। इसका उद्देश्य ये है कि लोगों तक जागरूकता फैलाएं और सेंसिटिविटी पैदा किए, जिससे जो हमारे कॉर्पोरेट लोग हैं वो ये सोचे कि हम दृष्टिहीन लोगों को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। स्कूलों में ये सोचा जाए कि हम लोग अपने स्कूलों में भी दृष्टिहीन लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारा मूल काम, जैसे आपको समझ में आया होगा, कि अवेयरनेस क्रिएट करना, सेंसिटिविटी क्रिएट करना और जानकारी के माध्यम से लोगों के जिंदगी के जो अंधकार है उसमें रोशनी डालने का है। तो आवर वर्क इन्वॉल्व्स रिसर्च, कम्युनिकेशन, एडवोकेसी एंड ट्रेनिंग। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्टूबर के महीने से हम एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं दिल्ली में। ये है जो यूनिवर्सिटीज के जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, मेरा सोच ये है कि कई ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो नौकरी के तलाश में बैठे हैं, घूम रहे हैं। तो मेरा अनुभव में ये भी देखने को आया कि जो ग्रेजुएट्स, ब्लाइंड ग्रेजुएट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी से जो निकलते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट का जो जरूरी स्किल्स हैं उसमें एक छोटा सा गैप है इन द एरिया ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, इन द एरिया ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, इन द एरिया ऑफ मे बी कंप्यूटर स्किल्स एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड प्रोबेबली इन द एरिया ऑफ एटीट्यूड। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये 4 महीने का होगा और हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि इस गैप को किस तरह से पूरा किया जाए और जो हमारे कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफलतापूर्वक क्लियर करें उनको कॉर्पोरेट इंडिया में किस तरह से प्लेस किया जाए। हम सोच रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, IT इंडस्ट्री हो या HR का जो स्पॉट्स हो या लीगल सेल्स में जो स्पॉट्स हो, शुरुआत में ऐसे जगहों पर इन लोगों को प्लेस करने का प्रयास होगा। और हमारा प्रयास ये है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज भी, जैसे सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते हैं, आगे के दिनों में प्राइवेट एंटरप्राइज के पीछे भी लोग भागना शुरू करें। यही है हमारा मकसद। एंड अगर ये जो कार्यक्रम सुनने वाले इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे, भाग लेना चाहेंगे, ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहेंगे, तो वो जरूर हमें कांटेक्ट करें मंडे थ्रू फ्राइडे 10 बजे और 5 बजे के बीच में। हमें 01126472582 01126472582 पे फोन करें और अपने डिटेल्स दें। हम एक सितंबर के महीने में एक इंटरव्यू होगा और उसमें से हम 20 लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनका ट्रेनिंग शुरू होगा अक्टूबर 1 तारीख से। और ये 4 महीने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद अगला 20 व्यक्ति को हम ट्रेन करेंगे। और इंटरव्यू करने का कारण यही है कि एक तो मेरे ख्याल से कई लोग ये कार्यक्रम में शामिल होना चाहेंगे और दूसरी बात यह है कि जो पहले 2-3 बैचेस हैं
उसमें ऐसे स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करना चाहेंगे जो ऑलरेडी काफी डेवलप्ड हो, ताकि उनका प्लेसमेंट भी सक्सेसफुल हो और वो एम्बेसडर बन सके, जिसके आधार पर और भी लोगों को नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा। जी, तो हमारे लाभार्थी निश्चित तौर पर इस स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ उठाना चाहेंगे। जैसा कि जौहर साहब ने बताया कि अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों मैं भी यही कहूँगा कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, और जौहर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सकते और लिहाजा कॉर्पोरेट सेक्टर का भी अपना एक महत्व है, इम्पोर्टेंस है, और उसको हमको समझना चाहिए। और इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें दी जा रही हैं स्कोर फाउंडेशन के द्वारा, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जैसा कि जौहर साहब ने बताया कि एडवोकेसी के क्षेत्र का किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को कोई मदद चाहिए, या जो तमाम जो आईवे से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में आप भाग लेना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो चूँकि आईवे अपने आप में एक इंटरैक्टिव हब है, इंफॉर्मेशन हब है, तो आप आईवे से जुड़ने के लिए इनकी वेबसाइट भी लॉग ऑन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iway.org और www.scorefoundation.org.in। अंत में क्या संदेश आप हमारे सुनने वालों को देना चाहेंगे? मेन मैसेज मेरे ख्याल से यही है, what you have is what counts, what you are is what matters। तो कहने के मतलब ये है कि जो आपके हाथ में है वही आगे जाके असर करेगा, जो नहीं है उसका कोई मायना नहीं है। आप देख नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके पास नहीं है। आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए आपके पास क्या है, जो है। और दूसरी बात यह है कि जो आप है वही मैटर करेगा, जो आप नहीं है उसका कोई मतलब ही नहीं है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, फोकस ऑन डेवलपिंग व्हाट यू कैन बी। हमारे श्रोता इस प्रोग्राम के बारे में और आज के खास एपिसोड के बारे में अपने विचार हम तक भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और amit@radioudan.com। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। जौहर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, सौभाग्य मेरा था। और चलते चलते एक गाने का फरमाइश कर सकता हूँ? हाँ, श्योर। तो गाना ये है, ये भी एक गाना, एक फिल्म था बुढ़ा मिल गया, नवीन निश्चल साहब था उसमें, और गाना है, भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हुए शाम, कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे बता। इस खास प्रोग्राम के बारे में, और कभी भी अगर किसी भी प्रोग्राम के बारे में जो कि आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान से प्रसारित किया जाता है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। और यहाँ पर यूँ तो तमाम तरह की इंफॉर्मेशन हमारे रेडियो से संबंधित आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक खास लिंक है, सबमिट योर फीडबैक। इस पेज पे आप जाएं और वहाँ हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपने आप रेटिंग दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, और ईमेल आईडी के माध्यम से भी आप अपने दिल की बात मुझ तक सीधे पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज के हमारे गेस्ट जॉर्ज अब्राहम साहब ने बताया कि लाइफ में हमारे पास जो भी कुछ है, जो हमको हासिल है, बस उसी को फोकस करके हमको आगे बढ़ना है। हमारे पास यह नहीं है, वो नहीं है, इस बात के लिए परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। आज जो है, आज जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, उन्हीं को एक्सप्लोर करके
आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी बात को हम अपने पूर्व के दिनों में जो पहले के जो एपिसोड्स हैं प्रोग्राम एक मुलाकात के, उसमें हम आपसे बार बार ये कहते आए हैं कि भाई इस लाइफ में जो भी कुछ हासिल है उसी को हमको लेकर के आगे बढ़ना है और उसी को अपनी सफलता का आधार बनाना है। सफलता की सीढ़ियां हमें कहीं और नहीं, कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपनी इंटरनल एबिलिटीज को यूज करते हुए, अपनी आंतरिक शक्ति को यूज करते हुए, अपने अंदर झांक करके और कुछ खोजने की कोशिश करते हुए जो हमारे पास आज है, जो हमारे साथ आज है, उसको हमें खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। एक्सेप्टेंस दरअसल बहुत बड़ी चीज है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। जी हाँ, और इन सब के अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है कि हर सप्ताह रात को 9 से 10 प्रोग्राम एक मुलाकात अपने दोस्त अमित भट्ट के साथ जरूर सुनना है। यूं तो रेडियो उड़ान के तमाम प्रोग्राम्स आपको जरूर सुनने हैं भाई। जी हाँ, आने वाले और भी प्रोग्राम्स हैं और इस प्रोग्राम का यानी कि प्रोग्राम एक मुलाकात का रिपीट ब्रॉडकास्ट हमेशा की तरह कल शाम 4 से 5 आप इसी ऑनलाइन रेडियो स्टेशन यानी कि www.radioudan.com पर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से समय आ गया है कि आप और हम यहाँ पर एक दूसरे को अलविदा कहें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह के लिए। जी हाँ, ये हमारा वीकली प्रोग्राम है, लिहाजा मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह यानी कि शुक्रवार रात 9 से 10 आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन और फेवरेट प्रोग्राम रेडियो उड़ान और एक मुलाकात के साथ। चलिए दोस्तों, तो अब अपने दोस्त अमित भट्ट को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।